Okay, so we have seen number of moles. This can be calculated in terms of mass. Here number of moles is given mass. Upon molar mass. Molar mass can be gram atomic mass or gram molecular mass or gram formula mass. Similarly, number of moles in terms of number of particles. This is equal to given number of particles divided by Avogadro's number. और यहीं से हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स. This will be equal to n multiply na moles of the particle multiply Avogadro number. Particle multiplied by Avogadro's number. अब जैसे अगर हमें निकालना है यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, then this will be equal to moles of the molecule multiplied by Avogadro's number. तो यहीं तक पढ़ा था हमने पिछली क्लास में. Yes sir. Yes sir. अब देखिए, जैसे सपोज हमारे पास हम ये एग्जाम्पल देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स हैं. अब हर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है, एक कार्बन एटम का और 2 ऑक्सीजन एटम का. So each carbon dioxide molecule is constituted of 3 atoms. हर मॉलिक्यूल के अंदर में 3 एटम्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लें, 12. टोटल नंबर ऑफ एटम्स दिस विल बी 12. और टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यही आ गया, 3 into 4. So total number of atoms, this will be equal to number of atoms in one molecule. 3 है यहाँ पर number of atoms in one molecule. और 4 है number of molecules. तो एक बार एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं ये पता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, देन वी कैन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स. ऐसे ही सपोज हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फिर से अगर हम यहां पे देख लें तो ईच कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम. एक कार्बन एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 6. 6. 7. और ऑक्सीजन के पास होता है 8. 8. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स. Yes sir. सो हर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के पास 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो ये आ गया 88. दैट इज 22 into 4. 4. और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल
मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। molecules. तो एक बार मॉलिक्यूल्स का नंबर पता है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो जो होते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। वैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकालना होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दोनों फॉर्मूलास बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस पे हम लोग एक दो क्वेश्चन कर ले, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसे सबसे पहला हम एक आपसे पूछ दें, कैलकुलेट total number of atoms present in 4.25 grams of NH3. अमोनिया, इसका मोलर मास होता है 17 ग्राम्स। यहां पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है इन 4.25 ग्राम्स ऑफ NH3। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या देखा अभी हमने, दिस इज नंबर ऑफ एटम्स in one molecule multiplied by number of molecules। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब यहां पर इन दोनों क्वांटिटीज को हम सेपरेटली निकाल लें। सबसे पहले हम निकाल लें नंबर ऑफ एटम्स in one molecule of NH3। Sir, it is 6.10 raised to power 23. So 6.10 raised to power 23. बिल्कुल सही बता रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3। एक अमोनिया मॉलिक्यूल किसका बना है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम। सो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, दिस इज 4। दूसरा निकाल ले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या देखा था हमने अभी, number of molecules, this is moles of the molecule multiplied by Avogadro's number। number of molecules, this is moles of the molecule multiplied by Avogadro's number। अब मोल्स निकालने के लिए यहां पर इंफॉर्मेशन क्या दिया है हमें, मास दिया हुआ है, तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। 4.25 by 17, ये आ गया 1/4। अब ये दोनों क्वांटिटीज आ गया जो हमें चाहिए था, वैल्यूज रख दे यहां पर। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, ये आ गया 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ गया 1/4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। सो योर आंसर इज एवोगैड्रोस नंबर। सर एक बार रिपीट करना। बस कुछ नहीं किया हमने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला लिख लिए। टोटल नंबर ऑफ एटम्स होता है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। यही दो चीज निकालना है हमें। ये दोनों इंफॉर्मेशन आ जाए तो आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहला निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3। एक NH3 किसका बना हुआ है, एक नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का। तो एक मॉलिक्यूल के पास 4 एटम्स हैं, पहला क्वांटिटी आ गया।
दूसरा हमें चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब एक बार मास दिया है तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लिए। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। आ गई बात समझ में? Yes, sir. sir. Yes, sir. चलिए बिल्कुल ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन ले लें। मंजीत कुछ पूछना चाहते हैं आप? अच्छा, चलिए, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in 160 grams of मीथेन। मीथेन का मोलर मास होता है 16 और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। फिर से बिल्कुल सेम तरीके से निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यही निकालना है, तो सबसे पहले इसको निकालने का फॉर्मूला लिख लें। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल multiplied by number of molecules। अब इन दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। हाँ, एक मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक मीथेन मॉलिक्यूल बना है एक हाइड्रोजन का, सॉरी एक कार्बन का और 4 हाइड्रोजन एटम्स का। एक कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। So 10 molecule, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल 10 at दिस विल बी 10। ये पहला आ गया। दूसरा हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फिर से मास दिया है तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लें। मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। और ये आ गया 10 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। अब दोनों आ गया तो दोनों का वैल्यूज रख दें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ये आ गया 10, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये आ गया 10 into एवोगैड्रोस नंबर। So your answer is 100 times of Avogadro's number. That is 6.025। 6.022 into 10 raised to power 25. सबको आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जब अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर निकाल देंगे। सर 25 कहाँ से आया? क्या सर 25 कहाँ से आया? 25 कहां पर है? सर 10 raised to power 25। 100 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर कितना होगा? 100 into 6 एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? 6.022 into 10 to the power 23। 23 में 2 जीरो इंक्लूड हो जाएंगे। 10 to the power 23 into 100 कितना होगा? 10 to the power 25। ठीक है, 10 to the power 23, 100 क्या हो गया? 10 to the power 2। तो ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 25। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैथ्स मुझे नहीं पढ़ाना है।
calculate total number of electrons present in 1.7 grams of NH3. NH3 molecular mass is 17. निकालिए. वेदांत ने लिखी है, सर जी मेरे को केमिस्ट्री बड़ी डिफिकल्ट लगती है. कोई भी सब्जेक्ट आसान तो है नहीं बच्चे. हाँ, इतना मैं बोल सकता हूँ कि 1 महीने बस आप क्लास सिंसियरली कर लीजिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, फिर आप बोलेंगे केमिस्ट्री सबसे आसान लगता है. चलिए, आंसर आया किसी का? The Avogadro number. कौन बता रहा है आंसर? So it's 6.022 into 10 raised to power 23. नाम बताइए. राधिका. राधिका, वेरी गुड, एक्सेलेंट. ये देखिए, अब सही आंसर आप लोगों से मिलने लगा मुझे. बस यही चाहिए. फिर से बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल multiplied by number of molecules. बेक अमोनिया मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7. हर हाइड्रोजन का 1. तो एक अमोनिया मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. So it's 10. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिर से हो जाएगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. मोल्स हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास. और ये आ गया एवोगाड्रोस नंबर. Number. 6.022 into 10 to the power 23. एक बार फॉर्मूला लिख ले और चीजों को सेपरेटली कैलकुलेट कर ले, तो इससे आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा. चलिए, अब लास्ट हम लोग बात कर ले यहां पर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. And this formula is applicable only for gas. This is volume of gas in liters at STP divided by 22.4. तो एक बार गैस का वॉल्यूम पता है लीटर्स में एट एसटीपी, सिंपली डिवाइडिंग बाय 22.4 वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. जैसे सपोज हमें दिया है दैट वी हैव 11.2 liters of NH3 at STP.
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितना होगा? दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 और आंसर आ गया 1/2। वैसे अगर हमें दिया है that we have 5.6 liters of CO2 at STP. So here number of moles of CO2. This will be volume of gas in liters at STP divided by 22.4. क्या आ गया 1/4। तो एक बार गैस का वॉल्यूम STP पर पता है, सिंपली डिवाइडिंग बाय 22.4 वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। यहीं पे सपोज हमें दिया है दैट वी हैव 22.4 liters of डाइऑक्सीजन एट STP। तो यहां पर मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन सर 1 Sir, 1 और एक बार मोल्स 1 आ गया तो मास किसके बराबर हो जाएगा? hydrogen. मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास के टर्म्स में क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास मोलर मास सर। और गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो एक बार मोल्स अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? मास विल बी इक्वल टू मोलर मास और मास विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो जब भी किसी गैस का 22.4 लीटर्स STP पर प्रेजेंट है, इसका मतलब उसका मोल्स होगा 1 और 1 मोल का मास हमेशा मोलर मास के बराबर होगा या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास लॉ। मॉलिक्यूलर मास लॉ। The mass of 22.4 liters of a gas at STP is equal to its molecular mass. ट्वेंटी 2.4 लीटर्स ऑफ गैस का जो भी मास होगा STP पर, वही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। जैसे सपोज आपको दिया है 22 grams of a gas at STP 22 grams of a gas at STP occupies 11.2 liters. Find its molecular mass. अब ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम सिंपल यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में हमें क्या पता है कि 22.4 लीटर्स का जो भी मास होगा वही मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लें तो हमें दिया है 11.2 लीटर्स का मास कितना है 22 ग्राम्स। तो 1 लीटर का मास कितना हो गया 22/11.2। तो 22.4 लीटर्स का मास कितना हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.2 इंटू 22.4 ये आ गया 44।
और 22.4 लीटर्स का जो भी मास होगा वही मॉलिक्यूलर मास होगा. सो योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस इज 44 grams. इसी क्वेश्चन को और ज्यादा आसानी से हम कैसे कर सकते हैं? मोल्स के बेसिस पे कर सकते हैं. मोल्स निकालने का फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी Upon 22 upon अपॉन 22.4. 4 liter. मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास के टर्म्स में क्या है? Given a mass upon molar mass. मोलर मास. ये दोनों फॉर्मूला मोल्स के लिए ही है. अब इसी फॉर्मूला को हम रख दें यहां पर. मोल्स वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी, ये हमें दिया है 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4. दिस इज इक्वल टू, मास दिया है 22 grams. मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इसको x मान लें. 11.2 by 22.4, ये आ गया 2. So x is equal to 22 into 2, 44 grams. आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस यहाँ पर क्या किया हमने? मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला वॉल्यूम के टर्म्स में है और जो फॉर्मूला मास के टर्म्स में है, ये दोनों फॉर्मूला से मोल्स ही आ रहा है, तो ये दोनों को बस आपस में इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. चलिए, अब ये समझ गए अगर, तो एक क्वेश्चन कीजिए. मैं जो भी क्वेश्चंस देता हूं आपको, दे आर प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चन. आपको दिया है 11 ग्राम of a gas at STP occupies 5.6 liters. So the gas can be पहला ऑप्शन है यहां पर डाइऑक्सीजन, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है NH3 और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड. सबका मॉलिक्यूलर मैं लिख दे रहा हूं. डाइऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, कार्बन मोनोऑक्साइड का 16 + 12 28, अमोनिया का 14 + 3 17 और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44. Sir, D. डी, वेरी गुड. ऐसे ही जल्दी जल्दी आंसर आता है तो टीचर्स बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं. वेरी गुड दीपल. बस यहाँ पर क्या किया हमने? मोल्स निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर लिए. मोल्स निकालने का फॉर्मूला मास के टर्म्स में और वॉल्यूम के टर्म्स में. मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, this will be volume of gas in liters at STP divided by 22.4. Equal to 1/4. दूसरा फॉर्मूला मोल्स निकालने का मास के टर्म्स में, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ये तो आ गया 1/4. So x, this is 11 into 4, 44 grams. 4. Yes, sir. And 44 grams is molecular mass of carbon dioxide. बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको आईआईटी मेंस में. सबको आ गई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. नो सर. किसको नहीं आया समझ में?
सर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास पहली क्लास में बताया था मैंने, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज मोलर मास फॉर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा वही होता है मोलर मास। मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट हो। ये बिना नाम के कौन एंटर किए हुए? ये किसने लिखा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है समझ में? सर कोई जेठालाल है। जेठालाल कौन है? जेठालाल, क्या नहीं आ रहा है आपको? जेठालाल तो एक सीरियल में भी आता है ना? यस सर, सीरियल में भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सब आएगा बच्चे, बस मेहनत करते रहिए, डाउट्स अपने पूछते रहिएगा, बस छोड़ना नहीं। और ये मान के छोड़ नहीं देना है कि मुझे समझ में नहीं आएगा तो कभी नहीं आएगा जीवन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रयास चालू कीजिए, मैं रहूंगा बिल्कुल आपके साथ जहां जहां आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए, तो यहां तक हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 फॉर्मूलास देख लिया। नंबर ऑफ मोल्स in terms of masses, given mass upon molecular mass और given mass upon molar mass। दूसरा फॉर्मूला देखा हमने नंबर के टर्म्स में, और तीसरा फॉर्मूला जो है ये सिर्फ गैस के लिए है। पहला दूसरा सबके लिए है, तीसरा सिर्फ गैस के लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट इन्हीं 3 फॉर्मूलास पर बेस्ड है। तो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशंस ये भी आपको देखना है। जैसे सपोज हमें दिया है दैट वी हैव 160 grams ऑफ मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 grams। तो यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो मास वाले फॉर्मूला से हम मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये आ गया 10। अब एक बार मोल्स अगर आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर कितना हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स विल बी 10 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। वैसे ही अगर हमें वो निकालना है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी, तो फिर से मोल्स तो हमने निकाल ही लिया है 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 22.4, तो ये आ गया 224 लीटर्स। तो मास एक बार दिया हुआ था, तो मास के बेसिस पे हमने मोल्स निकाल लिया, और एक बार मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी भी आ गया। मतलब मास दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वैसे अगर सपोज हमें यहाँ पे दिया हुआ है दैट वी हैव 11.2 लीटर्स ऑफ O2 एट एसटीपी,
तो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लेंगे. मोल्स ऑफ O2, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट STP डिवाइडेड बाय 22.4. 1/2. 1/2. फिर से मोल्स आ गया, और एक बार मोल्स आ गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया हाफ ऑफ एवोगैड्रोस नंबर. Yes, sir. मोल्स हाफ आ गया तो मास भी निकाल सकते हैं. मोल्स, दिस इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. यही फॉर्मूला है मास के टर्म्स में. अब मोल्स तो हमने निकाल ही लिया है हाफ, मास हमें निकालना है, इसको x मान लें. मॉलिक्यूलर मास O2 का हमें पता होता है 32 ग्राम्स. सो हियर x is equal to 16 grams. 16. बस मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम, इन तीनों में से अगर एक दिया है तो बाकी दो हम निकाल सकते हैं वाया मोल्स. मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम में से कुछ भी दिया है तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे, और एक बार मोल्स आ गया तो बाकी दो चीज हम निकाल लेंगे. तो मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम, इन तीनों में से एक भी चीज पता है तो बाकी दो चीज हम निकाल सकते हैं. अब आ जाइए यहां पे. अब यहां से ये मेन चैप्टर स्टार्ट होगा. नेसेसरी कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. Necessary condition for application of mole concept. मोल कॉन्सेप्ट हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो. जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, वी कैन नॉट अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट. अब सपोज हम एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिख लें. 2CO plus O2 gives 2CO2. कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहां पर जो ये हमारे पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हमें क्या बता रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसको किस रेशियो में रिएक्ट करना है? 2:1. मतलब जितना मोल्स अगर हम ऑक्सीजन का लेंगे उसका डबल अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल्स लेंगे तभी ये रिएक्शन कंप्लीशन स्टेज तक जाएगा. रिएक्शन कंप्लीशन स्टेज तक जाएगा से हमारे मतलब क्या है कि तभी सारा का सारा रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो पाएगा और सिर्फ हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा. तो अगर ये रिएक्शन को कंप्लीशन स्टेज तक ले जाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा इन द मोलर रेशियो 2:1. जैसे ऑक्सीजन का अगर हम 10 मोल्स लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 20 मोल्स लेना पड़ेगा, या ऑक्सीजन का अगर हम 50 मोल्स ले रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 100 मोल्स. तो जितना मोल्स ऑक्सीजन का उसका डबल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेंगे तभी जाकर के ये रिएक्शन कंप्लीशन स्टेज तक जाएगा. और उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड किस रेशियो में मिलेगा? इन द रेशियो 2. मतलब जितना मोल्स हम कार्बन मोनोऑक्साइड का लिए उतना ही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, और जितना मोल्स हम ऑक्सीजन का लेंगे उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके बीच का रेशियो क्या है यहां पर? 1:2. तो जितना ऑक्सीजन उसका डबल कार्बन डाइऑक्साइड,
और वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट है इन द रेशियो 2:2। मतलब जितना कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म होगा उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये बताइए कि अगर ये रिएक्शन को कंप्लीशन स्टेज तक जाना है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को किस मोलर रेशियो में लेना है हमें? सर 2:1। 2:1, बिल्कुल सही। अब सपोज हम एक कंटेनर में कार्बन मोनोऑक्साइड का हमने ले लिया 10 मोल्स और डाई ऑक्सीजन का भी हमने ले लिया 10 मोल्स। मतलब ये दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1। 1:1। 1:1 रेशियो में ले ली। अगर रिएक्शन को कंप्लीशन स्टेज तक जाना था तो किस रेशियो तक में लेना था हमें? 2:1। मगर यहां पर हमने लिया है इन द रेशियो 1:1। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन कंप्लीशन स्टेज तक नहीं जाएगा, और कंप्लीशन स्टेज तक नहीं जाएगा इसका मतलब ये रिएक्शन खत्म होने के बाद भी कोई ना कोई रिएक्टेंट बचा रह जाएगा। अब ऐसे केस में अगर हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, कैसे केस में? जब रिएक्शन पूरी तरीके से खत्म ना हो रहा हो। और रिएक्शन पूरी तरीके से कब खत्म नहीं होगा? जब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का जो रेशियो है उसी रेशियो में हम रिएक्टेंट्स को नहीं लेंगे। उस केस में अगर हमें प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इन दोनों रिएक्टेंट में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और इन दोनों रिएजेंट में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्टेंट को हम रिएजेंट भी बोलते हैं। अब इसको पहले हम लोग समझ जाएं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो समझ जाइए। सपोज आपके पास एक कंटेनर में आपके पास है यहां पर 1/2 kg फ्लावर, मतलब आधा किलो आटा है आपके पास, और एक दूसरे कंटेनर में आपके पास अवेलेबल है यहां पर 1000 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब आपकी मम्मी ने आप लोगों को आज एक टास्क दे दिया है कि लॉकडाउन में सारे बच्चे घर पर बहुत परेशान कर रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर पे बोल रहे हैं कुछ खाने को दो। तो मम्मी ने क्या किया, आपको एक कंटेनर में 1/2 kg फ्लावर दे दिया और एक दूसरे कंटेनर में 1000 लीटर ऑफ वाटर दे दिया, और आपको बोल दिया कि चलो आप लोग इससे मैक्सिमम पॉसिबल रोटी तैयार करो। मैक्सिमम पॉसिबल रोटी इससे बनवाना है। तो इसमें आपको अपनी मम्मी को हेल्प करना है। तो बोलिए अब क्या करेंगे यहां पर? क्या ऐसा करेंगे कि ये जो 1/2 kg फ्लावर है इसको आप यहाँ पे वाटर में डाल दें? ये काम करेंगे या नहीं करेंगे? नो सर, नो सर, No, sir. नो सर। मम्मी ने आटे का शरबत तो बनाने के लिए बोला नहीं, तो ये काम तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 kg फ्लावर लिए और वाटर में से जो 1000 लीटर है, सपोज इसमें से आपने ले लिया 1/2 लीटर ऑफ वाटर। ये दोनों को मिक्स करके आपने एक डव तैयार कर लिया।
अब ये डव से जो मैक्सिमम रोटी बन पाया दैट इज 50 रोटी बन के तैयार हो गया। अब एक बार ये रोटी बन के तैयार हो गया तो आटा बचा आपके पास? अब No, sir. आटा तो पूरा का पूरा खत्म हो गया। मगर रोटी बनने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट कितना पड़ा? 1/2 लीटर। मगर आपके पास अवेलेबल कितना था? 1000 लीटर। तो जितना रिक्वायरमेंट था वाटर का उससे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है और वाटर यहाँ पर एक्सेस में प्रेजेंट है। तो वाटर हो गया यहाँ पर एक्सेस रिएक्टेंट। And sir, flour is limiting reagent. और जो आटा है यहाँ पर या ये हो गया आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। So इसकी लिमिट फिक्स है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या हो गया? जो कि रिएक्शन के दौरान पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और जो कि रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब सपोज यहां नीरज ने बोल दिया फिर कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी हुई है, 50 रोटी में क्या होगा? मुझे तो और बहुत ज्यादा रोटी खाना है आज। तो रोटी का नंबर हमें बढ़ाना है, 50 रोटी नहीं चाहिए उसे, हमें चाहिए 100 रोटी। नीरज की भूख तभी शांत होगी। तो मम्मी को रोटी ज्यादा बनाना है, तो रोटी अगर ज्यादा बनाना है तो किसका अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा? आटे का या पानी का? किसका अमाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा? आटे का। बिल्कुल सही बात। फिर से लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? जो कि डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। प्रोडक्ट के अमाउंट को अगर बढ़ाना है तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या क्या देख लिया हमने? लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और दूसरी बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कि डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट this is the reactant which is consumed entirely during the reaction. And limiting reactant decides the amount of product that is formed in the reaction. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। और दूसरी बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो कि डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनेगा। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट हम लोग निकालते कैसे हैं? तो इसके लिए भी हम एक बहुत आसान सा तरीका देख लें। जैसे सपोज हम एक बैलेंस रिएक्शन लिख लिए यहां पर, N2 plus 3H2 gives 2NH3. अब सपोज हम एक कंटेनर में ले लिए 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन और इसका रिएक्शन करा दिए विथ 1 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन। हमें बताना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर निकालना है तो इसके लिए बस एक काम कर लेंगे, मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट।
डाई नाइट्रोजन का एक्चुअली में कितना मोल्स लिया है हमने इस रिएक्शन में? 1। 1 mole. डाई नाइट्रोजन का कोफिशिएंट भी कितना है? 1। 1. 1/1 ये आ गया 1। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए So 3. मोल्स एक्चुअली टेकन इज 1 और इसका कोफिशिएंट है 3। क्या कर रहे हैं हम? मोल्स एक्चुअली टेकन हैज टू बी डिवाइडेड बाय न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। अब इन दोनों में से कम वैल्यू किसके लिए आया? डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन में से कम वैल्यू किसके लिए आ गया? Sir, hydrogen. Hydrogen. So here dihydrogen, this is the limiting reactant. Yes, sir. तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, जिसके लिए वैल्यू कम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ऐसे ही सपोज हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं यहां पर 2CO plus O2 gives 2CO2। यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का सपोज हमने ले लिया 10 मोल्स और डाई ऑक्सीजन का हम ले लें यहां पर 4 मोल्स। आपसे पूछ दिया इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? Sir, carbon monoxide. चेक कर लीजिए। Sir, CO. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करना है हमें? मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट हैज टू बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्चुअली में कितना मोल्स लिया है हमने? 10। इसका कोफिशिएंट कितना है? 2। 2. तो 10/2 ये आ गया 5। डाई ऑक्सीजन के लिए चेक कीजिए। मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज 4, इसका कोफिशिएंट है 1, नहीं मतलब 1। दोनों में से कम वैल्यू किसके लिए आ गया? ऑक्सीजन। सो हियर ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. C plus O2 gives CO2। कार्बन का हमने ले लिया 3 ग्राम्स और डाई ऑक्सीजन का हमने ले लिया 32 ग्राम्स। हमसे पूछ दिया इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है? C। Sir, C. कार्बन का मोलर मास Carbon. ग्राम एटॉमिक मास 12, डाई ऑक्सीजन का मोलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32। तो एक बार मास दिया है तो मास वाले फॉर्मूला से मोल्स निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आ गया 1/4। मोल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन 32/32, 1। दोनों का मोल्स आ गया। अब एक बार मोल्स आ गया तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल ही सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए क्या करना है? मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट 3 ग्राम कार्बन का लिया है, मतलब मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज 1/4 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। वैसे ही डाई ऑक्सीजन की बात करें, मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज 1, इसका कोफिशिएंट भी है 1। दोनों में से कम वैल्यू आ गया कार्बन के लिए, सो कार्बन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir। A प्लस ये दे रहा है एक मॉलिक्यूल AB2। अब यहां पे सपोज हमें दिया है वी आर टेकिंग 300 atoms of A is being reacted with 200 molecules of B।
मॉलिक्यूल्स ऑफ बी का मतलब B2। बी तो एटम है, B2 मॉलिक्यूल है। जहां भी एक से ज्यादा एटम आ जाएगा वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब हमें बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। सर ए। तो एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है तो सिंपली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम डिवाइड कर देंगे कोफिशिएंट से। यस यहाँ पे मोल्स निकालने की जरूरत ही नहीं। ए के लिए हो गया 300, ए का कोफिशिएंट है 1, मॉलिक्यूल का भी कोफिशिएंट है 1, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिस हैज टू बी सिंपली डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। वैसे ही मॉलिक्यूल की बात कर लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दिया है 200 डिवाइडेड बाय 1। दोनों में से कम वैल्यू आ गया B2 के लिए, सो हियर B2 इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आपको दिया है H2 प्लस O2, ये आपको दे रहा है 2H2O। डाईहाइड्रोजन इसका दिया हुआ है 50 मिलीलीटर्स। डाई ऑक्सीजन इसका दिया हुआ है सपोज 10 मिलीलीटर्स। आपको बताना है इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो एक बार वॉल्यूम भी अगर दिया है तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए यहाँ पे मोल्स नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि मोल्स निकालने के लिए तो कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करना होता है। मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4। तो 22.4 तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो कांस्टेंट तो सबके लिए सेम ही होगा। तो बस हमें इतना ध्यान में रखना है कि एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम अगर दिया है तो उस केस में मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम कैन बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। तो डाईहाइड्रोजन के लिए हम यहाँ पे कर देंगे 50/2, यह आ गया 25। डाई ऑक्सीजन इसके लिए आ गया 10 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। सर ऑक्सीजन इज कम वैल्यू आ लिमिटिंग गया रिएक्टेंट। ऑक्सीजन के लिए, सो डाई ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बस हमने क्या देखा कि सिर्फ मास अगर दिया है तो उसी केस में मोल्स निकालने की जरूरत है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास तो एक बार मॉलिक्यूल चेंज कर गया तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज कर जाएगा, और गैस चेंज कर गया तो मॉलिक्यूलर मास भी चेंज कर जाएगा। मगर एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स या वॉल्यूम दिया है तो वहां पे मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम कैन बी स्ट्रेटवे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, जिसके लिए वैल्यू कम आएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। चलिए अब आप जल्दी से बताइएगा। यहां पर 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O। ये सबका हम ले रहे हैं 1 मोल। 1 मोल ऑफ NH3 is treated to 1 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, बिल्कुल So सही, oxygen. बिल्कुल सही। Oxygen. सर ऑक्सीजन। NH3 के लिए तो आ गया मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट 1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट। डाइऑक्सीजन के लिए आ गया मोल्स एक्चुअली प्रेजेंट इज अगेन 1 एंड कोफिशिएंट इज 5। मोल्स बाय कोफिशिएंट कर लिए, जिसके लिए वैल्यू कम आ गया वही लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. केमिस्ट्री आसान है या मुश्किल है?
सर आसान ही Easy है. Easy than other subject. Very true. Chemistry is easier than mathematics and physics. Yes, sir. क्योंकि केमिस्ट्री में हमें भूमिका नहीं बनानी होती. भूमिका मतलब पहले फाउंडेशन भी तैयार करने की जरूरत नहीं है. Yes, sir. डायरेक्टली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही कंपटीशन में भी आना है. मगर फिजिक्स और मैथ्स में पहले बेस स्ट्रॉन्ग करवाना होता है और फंडामेंटल्स पहले स्ट्रॉन्ग कराना होता है. अभी हम आगे देख सकते हैं. तो अभी तो ये आप पहला चैप्टर देख रहे हैं, आगे दूसरे चैप्टर्स करेंगे तो उसमें बहुत मजा भी आएगा, इंटरेस्टिंग भी है और साथ में आसान तो है ही. चलिए, तो आप लोग को पता है एक दिन में मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता. वैसे भी मैं देख रहा हूं बच्चों का नंबर लगातार कम होते जाता है. Yes, sir. तो ये तो आप लोग को एडिशनल क्लासेस प्रोवाइड किया गया है, तो इसका तो फायदा उठाना चाहिए आप लोगों को. यस Yes, sir. यस सर. मुझे भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है. मैं यहाँ पे नोएडा पे बैठा हुआ हिमाचल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. सर आप नोएडा में बैठे हैं? तो ऑल ओवर इंडिया के जो अच्छे टीचर्स हैं वो आप लोगों की क्लास ले रहे हैं और आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं. ये तो बहुत गलत बात है. तो बस मैं तो आपसे कुछ बोला ही नहीं. मैं बस इतना चाहता हूं कि 1 महीने आप लोग सिंसियरली पढ़ाई कीजिए, फिर देखिए आप लोग खुद सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट आ जाएगा. फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और खुद ही आप टीचर्स लोगों का दिमाग खराब कर देंगे. जब तक आपको डाउट सॉल्व नहीं होगा आप पूछते ही रहेंगे और यही चाहिए होता है बस स्टूडेंट से. ये नहीं सोचना है कि टीचर्स गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, थप्पड़ लगा देंगे. आपका काम है डाउट्स क्लियर करवाना, वो आपको क्लियर करवाना है. तो मेरे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा. जब तक आपको समझ में नहीं आए पूछते रहिए. Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग आराम कीजिए. सर नोट्स. हाँ, नोट्स तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ. आपके ड्राइव पे सारा नोट्स अपलोडेड होता है. Thank you, sir. ओके बच्चों. Thank